हेलो दोस्तों, कामयाबी के अनोखे रास्ते चैनल में पुनः आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अर्थशास्त्र विषय में एक ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं। इसी तरह आगे भी हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से जो है अर्थशास्त्र विषय को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अन्य विषयों पर भी क्लास शुरू होती रहेगी और बीच बीच में जैसे भी कोई भर्तियाँ आती हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी देते रहूँगा। आज हम अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि एंड समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि इस क्लास में जो है 11th और 12th के भी बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपको समझाना पड़ेगा। दोस्तों, किताबों में आपको बहुत मैटर मिल जाएगा, बस तो मैं आपको जो है अपनी परिभाषा के अनुसार बताने का प्रयास करूँगा और भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपने एक बार इसको याद कर दिया या सुन लिया इस वीडियो को, तो दोबारा आपको माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यह आर्थिक इकाइयाँ मतलब होता है दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहाँ पर उपभोग होता है, उत्पादन होता है, वितरण होता है। इस तरह एक परिवार में भी वहाँ वो परिवार एक महीने में उत्पादन करता होगा, एक साल में उत्पादन करता होगा, यानी एक परिवार भी उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण सब कुछ करता है। तो एक परिवार यानी छोटी छोटी आर्थिक इकाइयाँ हमने परिवार से ले ली हैं। तो यानी हम सरल भाषा में अगर समझें तो हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लिखेंगे अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दोस्तों, बड़ी बड़ी आर्थिक इकाई मतलब मैं कहूँ कि एक देश ने एक वर्ष में कितना उत्पादन करा, एक देश की कुल राष्ट्रीय आय एक साल की क्या रही, बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एक सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सरल उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आपका बेस और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको जंगल में भेजा, वहाँ पर मैंने आपसे कहा पहले एक पेड़ की आप लंबाई चौड़ाई निकाल के लाइए। तो दोस्तों, जब हम एक पेड़ की लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाग होगा। इसके विपरीत अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पूरे जंगल की लंबाई पूरे जंगल में जाकर सभी पेड़ों की लंबाई चौड़ाई निकाल के लाइए, तो यह जो है समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण होगा। क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था कि छोटी छोटी आर्थिक इकाई यानी एक चीज़ का हम एक परिवार की आय की हम बात करें, एक परिवार ने एक महीने में कितनी आय कमाई, एक परिवार की जनसंख्या क्या, इस तरह हम छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों की बात करेंगे तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। और इसके विपरीत में बात करूँ समष्टि अर्थशास्त्र में, तो बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयाँ, मैंने कहा था कि पूरे जंगल में हम अगर पेड़ों की गणना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। दोस्तों, अब इसके अन्य उदाहरण भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, जो है मैं एक पेड़ और उसके बारे में उसका उदाहरण आपको दे चुका हूं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने एक कंपनियों को ले रखा है और समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सभी कंपनियों को ले रखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब एक कंपनी का हम अध्ययन करेंगे तो हम देख पाएंगे कि उसमें उस कंपनी के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, उस एक कंपनी का टर्नओवर क्या है, यानी एक साल में वो कंपनी कितना कमाती है, अन्य सभी जितनी भी उसकी आर्थिक क्रियाएं वो सब का हम अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है। अब मैं बात आता हूँ समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पर सभी कंपनियों से है। तो हम देखेंगे कि इस कंपनी का एक साल का इन सभी कंपनियों का एक साल में इन्होंने कितना कमाया, कुल इनका जो है आय कितनी रही, इनके यहाँ कुल कितने वर्कर हैं और क्या उनका मजदूरी का निर्धारण है, सब समष्टि अर्थशास्त्र है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कंपनियाँ बड़े स्तर पर जो है क्या होगा, अध्ययन होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ उदाहरण भी है। जैसे एक व्यक्ति की आय हमें प्रदान करनी है, एक परिवार की आय को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ले सकते हैं, एक फर्म को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उद्योग को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ले सकते हैं, एक श्रमिक की मजदूरी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में ले सकते हैं। इसके अलावा हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, यह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में है कि वास्तव में कैसे मेरी आय कम है और व्यय ज़्यादा है तो मैं उसको कैसे संतुलन स्थापित करूँ, इन सब का अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करें। इसके अलावा मैं कहूँ कि एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंधन किस प्रकार करता है, किसी एक वस्तु जैसे गेहूँ या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, कि मतलब गेहूं और घी की कीमत में कैसे निर्धारण करूं, इन सब चीज़ों का अध्ययन दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है क्योंकि ये छोटी छोटी आर्थिक इकाइयाँ हैं। इसके विपरीत बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के उदाहरणों की, तो जैसे राष्ट्रीय आय
क्योंकि पूरे देश की है। राष्ट्रीय बचत हमारी कितनी है, ये बड़े स्तर का है। राष्ट्रीय विनियोग यानी कितना हम खर्च कर रहे हैं, निवेश क्या है, कुल रोजगार क्या है देश का, कुल उत्पादन देश में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो अर्थव्यवस्था के प्रकार में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था के बारे में होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न उठाए जाते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह आपके लिए ज्ञान की खबरें लाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य अपने पढ़ने वाले साथियों को भेजते रहें, जिससे कि उनको भी इस पढ़ाई का लाभ मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।